बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर के हल्का 127 में ख़िताब करते हुए उन्होंने काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका ये कहना था कि पंजाब पर कभी तो शोबाज मुसल्लत किया जाता है और कभी वसीम अकरम प्लस। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर की सरजमीन पर खड़े होकर सबको पैगाम देता हूं कि हालात ज़रूर मुश्किल हैं, महंगाई बढ़ रही है, माशी बहरान है, सियासी और जमहूरी बहरान है, लेकिन अवाम मायूस ना हो। उनका मजीद ये कहना था कि हम पर तंज करते हैं कि आपकी तादाद कम है, आप लाहौर क्यों आए हैं। उनको समझाएं कि लाहौर में मेरा भी शहर है, हम 72 के काफिले से हैं, चाहे तादाद कम ही क्यों ना हो, भरपूर मुकाबला करेंगे कायदे अवाम की फांसी की सजा पर। लाहौर के शहरियों ने अपने आप को जलाया था। और मजीद भी उन्होंने बात की NA 127 का अगर हम तस्करा करें तो जनाब यहाँ का जो टोटल वोटर की तादाद 2018 में जिसको रजिस्टर्ड किया गया था वो 4,19,000 थी। 2,22,000 वोटर ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया था। टर्न आउट तकरीबन 50% के करीब बताया जाता था। NA 127 मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ करार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो किसी कैंडिडेट को भी मुस्लिम लीग नवाज अगर वहां से खड़ा कर देती है, चाहे वो लाहौर का हो या लाहौर से बाहर का हो, उस सीट उसकी होती है। लेकिन यहाँ पे एक और मामला भी है कि 2018 के इंतखाबात के अंदर असलम गिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खड़े हुए और उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे तादाद में वोट हासिल किए। वोट हैं 36,000 वोट उन्होंने यहाँ से हासिल किए, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ इलाके हैं और मुख्तलिफ इलाकों पे ये जो हल्का है ये है, पहले ये हल्का था हल्का 133 NA 133, लेकिन जो हल्का बंदियाँ हुई उसके बाद ये NA 127 करार दिया जाने लगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस हल्के का इंतखाब क्यों किया, उनको क्या ऐसी कभी उम्मीद है कि वो यहाँ से जीत जाएंगे। उनके मुकाबले में तारड़ साहब हैं जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खड़ा किया है और PTI के भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। क्या वो वाकई अपना फुटप्रिंट जो है वो इलेक्शन के दिन वो इन्हेंस कर पाएंगे, वो कर पाएंगे जो वो लाहौर में कम बैक करने का दावा करते हैं। क्या NA 127 वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो हल्का होगा जो ओपनिंग देगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर और बिलखुसूस लाहौर के अंदर। इन सवालों के ऊपर अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है शनीला अम्मार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, सज्जाद अनवर साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। शनीला साहिबा, सवाल होगा आपसे, इंतखाबी मुहिम के लिए बिलावल भुट्टो लाहौर में है, NA 127 से उन्होंने खिताब भी किया है, मरकज़ में हुकूमत बनाने के दावेदार बिलावल भुट्टो ज़रदारी NA 127 से क्या कामयाबी हासिल कर पाएंगे? अच्छा यासिर, एक तो मुमकिन तौर पे हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चांसेस होते हैं। बिलावल भुट्टो साहब का ये कि इस हल्के से पीपल्स पार्टी जीती हुई है पहले एक दफ़ा, बहुत पहले की बात है, तो उस वजह से वो इस हल्के के अंदर दोबारा आए हैं। दूसरी बात ये कि उनके मुकाबले के आ रहे हैं अता तारर भी उस हल्के के नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे अगर उनको वोट मिलेगा तो वो नवाज लीग का, क्योंकि नवाज लीग का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोट है। दूसरा, बिलावल भुट्टो चूँकि पार्टी के चेयरमैन भी हैं तो पैसों के भी वहाँ पे, नोटों के भी जो बोरियों के मुँह खोल दिए गए हैं। वर्किंग क्लास वहाँ पे है जिनको बड़ी आसानी से जिनके वोट जो है वो खरीदे जा सकते हैं। ये कुछ लोगों का कहना है, मैं अभी इस बारे में नहीं, लेकिन बहुत से लोग ये बात जराए कह रहे हैं कि जिन नोटों के वहां पे मुंह जो है ना, बोरियों के मुंह सॉरी खोल दिए गए हैं, तो उसकी वजह से वो जो वर्किंग क्लास है उसका वोट लेने में भी आसानी हो सकती है। दूसरी बात है, एक और चीज भी ये भी है कि PTI के जो वहां पे कैंडिडेट्स है, 2 उम्मीदवार वहां पे अपने आप को क्लेम करें, एक तो खोखर है और एक और उम्मीदवार है, वो दोनों जो है ना थोड़े से अभी डावाडोल हैं और इतनी अग्रेसिवली अपनी कैंपेन नहीं चला रहे हैं। तो जो मुकाबला होगा वो अता तारर और बिलावल भुट्टो के अंदर मुकाबले में होगा। पंजाब के अंदर जो आपका वोट बैंक है ना वो डिवाइडेड है, प्रो नवाज एंटी नवाज। तो पीपल्स पार्टी का पहले हर हल्के के अंदर एंटी नवाज 30-35 हजार वोट होता था। वो वोट 2008 के बाद जब वो जरदारी साहब की हुकूमत से नाराज हुए वो लोग जो थे, तो वो चले गए थे PTI की तरफ। तो अब बिलावल भुट्टो जब वहां पे जाके नवाज लीग के खिलाफ बात करें तो वो उस वोट बैंक को अपनी तरफ वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आ भी जाएगा, क्योंकि अगर PTI का उम्मीदवार जो है वो अपनी कैंपेन नहीं चला रहा है और PTI उस तरह से वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो जो एंटी नवाज वोट था
वो नवाज लीग को तो वोट नहीं डालेगा, तो फिर वो एक नई चीज देखेंगे। तो बिलावल भुट्टो की सूरत में हो सकता है कि उनको एक नई होप टर्नआउट मिले। भी यहाँ पे कुछ ठीक ही रहा है, 50% रहा है 2018 में। तो ये अभी यही बात है कि वोटर निकलता है, वोटर निकलता है। और वो जो एंटी नवाज वोट निकलेगा, हो सकता है कि अगर वो जो खोखर साहब हैं वो बैठ जाते हैं, बिलावल भुट्टो के हक में बैठ जाते हैं, या वो कैंपेन नहीं चलाते हैं, तो जो एंटी नवाज वोट है वो बिलावल भुट्टो को फायदा दे सकता है। दूसरा मुझे ये लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है जैसे ये बाय डिजाइन नवाज लीग ने वहां पे वीक कैंडिडेट इस तरह से खड़ा किया कि वो उस हल्के का नहीं है। शायद वो सोच रहे हैं कि हमने जब एक सियासी पार्टी की जगह एक गैर सियासी पार्टी ने ली, तो उससे बेहतर है कि उस सियासी जो पार्टी है वो हमारा वोट एंटी नवाज वाला वोट खींच ले, बजाय इसके कि जो एक गैर सियासी पार्टी जो आके इंतशार और फितना फैलाती है उसको ये वोट मिले। तो हो सकता है ये भी स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी की वजह से शायद बिलावल भुट्टो के वहां से चांसेस हो और वो जीत भी जाए। आपका सर इस पे टेक क्या है, ये फरमाइएगा कि इस हल्के का एक तो इंतखाब क्यों किया गया है? क्या इसलिए किया गया है कि यहाँ पे एंटी नवाज लीग वोट ज़्यादा है और उसका फ़ायदा पीटीआई के बजाय पीपल्स पार्टी को होने वाला है, या और फैक्टर्स भी हैं? ऐसा क्या आप इजाज़त दें कि जलसे पे बात कर ली जाए? जलसे पे करते हैं, पहले ज़रा इस सवाल पे टेक्निक कल पे आप कर लें, फिर उस पर भी बात कर लीजिएगा। टाइम होता है वैसे हमारे पास थोड़ा। अच्छा, देखिए बात यह है कि पिछली दफ़ा जो असलम गिल साहब थे वो अच्छे वोट लेके गए इस हल्के से, तो इसमें पीटीआई पीपल्स पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण है इसमें, इस वजह से। लेकिन अगर मैंने जो आपसे कहा था कि जलसे पे बात कर लें, तो जलसे पर अगर हम बात करेंगे तो ये ज़्यादा जस्टिफाई हो जाएगी कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। चलें, अगर आप इतने मुसर हैं तो कर ही लें फिर। देखें, ये जो मेरा सवाल बुनियादी ये था कि इंतखाब क्यों किया इस हल्के का? इतने और हल्के भी हैं, लाहौर में भी हैं, बाकी कर देते किसी और। मैंने आपको एक वजह बता दी उसकी ना, कि पिछली दफ़ा जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो अच्छे वोट लेके गए। कितने थे? 36,000 मैंने बताया में बताया। तो एक तो बात ये हुई। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की यहाँ आमद, वो बड़ी सिग्निफिकेंस है उसकी। एक जो आज का जलसा है, अच्छा जलसा हुआ। अब आप उसकी तादाद पे कहेंगे तो इतने ही जलसे को लाखों का जलसा कहा जाता है। और अगर आप बंदों को लाखों का, ठीक है यार गलत कर दिया करो यार। मैं तो हैरानी से सवाल किया। ऐसे ही जलसों को लोग, ये पीटीआई के भी जलसे इतने ही थे जिनको लाखों का जलसा कहा जाता था। ये कुछ 15,000 के करीब लोग थे इस जलसे में, इसको आप जो मर्जी कह लें आप। तो ये जो 15,000 का जलसा हुआ है, 16,000 का, 17,000 का, ये जो जलसा हुआ है, इसने पीपल्स पार्टी को नई होप दी है, नई उम्मीद दी है। लाहौर में इन्हें पांव टिकाने की जगह मिली है इस जलसे से। तो ये एक अच्छी इब्तिदा हुई है उनकी तरफ से। अब सवाल ये है कि क्या इस हल्के से किस उम्मीद के साथ आए हैं, क्या जीत जाएंगे, या किस उम्मीद के साथ इस हल्के का इंतखाब किया गया? ठीक है, इस उम्मीद के साथ किया गया कि पिछले इंतखाब में 36,000 वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने लिए। लेकिन ये हकीकत फरामोश नहीं करनी चाहिए कि 36,000 वोट क्यों मिले। 36,000 में से वो 15,000 वोट भी है जो कि वहाँ पे बसने वाले मसीही भाइयों का है। उस पर बात करते हैं। इससे पहले एक और ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वहाँ जो एंटी मुस्लिम लीग वोट है वो क्या हुआ और वो कितने ग्रुपों में तकसीम है। वो 2 ग्रुपों में तकसीम है, एक ग्रुप पीपल्स पार्टी का और एक पीटीआई का। ठीक है। पिछले इलेक्शन में जो पीटीआई का उम्मीदवार था जमशेद चीमा साहब, जमशेद चीमा साहब बहुत ही उन्होंने अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की और अपने प्रपोजर और सेकेंडर दोनों हल्के से बाहर ले आए, लिहाजा वो इंतखाब से आउट हो गए। ठीक हो गया। तो उस तरह से जो एंटी नवाज वोट जो पीटीआई को जाना था वो भी पीपल्स पार्टी को चले। तो एक वजह उसकी। मैं दोबारा भी आता हूं आपके पास, अगर आप इजाजत दें। मैं सजाद साहब क्योंकि वहां पे मौजूद थे। सजाद साहब, सर आप मौजूद थे वहां पे, थोड़ा जरा वहां का हवाल बताएं। क्या लाखों का जलसा था, मजमा था, कितना कामयाब था, कामयाब नहीं था? बिलावल साहब की तकरीर के बाद लोग कितने चार्ज हुए? वहाँ की जो इलाके हैं, टाउनशिप, बिहार कॉलोनी, गार्डन टाउन, कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल, सिर्फ वहीं के लोग थे या लाहौर के दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों और लाहौर के अंदर के लोग जो हैं वो भी इस जलसे में आए? तो ये बताइएगा कि ये जलसा क्या बिलावल साहब की इस लाहौर के शहर में ओपनिंग होगा, इसे हम कह सकते हैं NA 127 जो है वो होम ग्राउंड बनाया जा सकता है पीपल्स पार्टी का जी पंजाब के अंदर? योर टेक सर, लाहौर में। देखिए, ये जलसा काफ़ी इम्प्रेसिव जलसा था और हज़ारों में लोग थे इसमें। और क्विकली मैं ये बता दूं कि चूँकि चेयरमैन
एक पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, तो उसकी वजह से ये सिर्फ हलके के लोग ही नहीं थे, पूरे लाहौर से भी लोग आए थे, इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ लोग आए थे। लेकिन इस जलसे के हवाले से जो आदिल साहब ने कहा, जैसे शनीला साहब ने कहा कि एक लहर क्रिएट करने में बिलावल साहब ज़रूर कामयाब हो गए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें बिलावल साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें नो डाउट पिछले 15-20 सालों से मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मार्जिन के साथ जीतती रही है। 2002 के इलेक्शन में यहाँ से ताहरुल कादरी साहब जीते थे, नसीर भुट्टा को शिकस्त हुई थी जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस कोटे में दे दी। पहले जस्टिस कयूम मलिक के भाई जो थे वो परवेज़ मलिक साहब यहाँ से MNA बने, वो इस हलके से बिल्कुल नहीं थे। फिर उसके बाद उनकी वाइफ शाइस्ता परवेज़ भी बनी यहाँ से, वो भी इस हलके से नहीं थी। अब रफ़ीक तारड़ साहब जो जस्टिस हैं उनके ग्रैंडसन जो हैं वो उनको ये मौका दिया गया है कि वो इस यहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो के लिए यकीनन ये जो वर्किंग क्लास की बहुत बड़ी आबादियाँ हैं यहाँ पे, क्रिश्चियंस आबादियाँ हैं, बहार कॉलोनी है, इसी तरह ग्रीन टाउन बेसिकली एक ऐसी आबादी है जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने लोगों को 3 मरले के और 4 मरले के जो प्लाट्स दिए थे, ये सारी आबादी जो है ग्रीन टाउन में वहाँ पे बड़ा होल्ड रहा है एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का। और इसी तरह टाउनशिप भी जो थी वो उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो घर देने के हवाले से 70s में बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे। फिर ये है कि कच्ची आबादियाँ, ख़ास तौर पे रेल की पटड़ी के साथ साथ और कोट लखपत की कच्ची आबादियाँ, कच्चा जेल रोड हो गया, कोट लखपत हो गया, ये आबादियाँ जो हैं वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की बड़ी फॉलोइंग रही है। अगरचे मुस्लिम लीग नून जीती रही है यहाँ से, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई 30-40 हज़ार वोट रहा है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2008 के इलेक्शन तक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सिराज साहब ये बताइएगा, एक असलम गिल फैक्टर था, एक बिलावल फैक्टर है, इससे कितना फर्क पड़ सकता है? नहीं, असलम गिल फैक्टर तो कोई फैक्टर नहीं था, असल में वो वोटर का फैक्टर था जिनको दोबारा इन्होंने रीच आउट किया, जो कि पहले यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं प्रॉपरली लड़ा था पीपल्स पार्टी ने कभी भी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस दफ़ा उम्मीद है, और दूसरा कभी ना भूलें कि ये जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ था ना, वो मुस्लिम लीग नून को वहाँ पे बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई थी। PTI का शब्बीर गुज्जर बड़ी लीड से यहाँ से जीता था, अगर आपको याद होगा। इस वक्त जो डायनेमिक्स है ना थोड़े से चेंज हुए हैं, जो सर्वेज भी आ रहे हैं वहाँ पे PTI को एक एज है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है। अब ये सवाल है कि क्या PTI और बाकी जो इर्द गिर्द का वोट है वो अगर बिलावल भुट्टो ले सकते हैं और अपना जो 30 हज़ार का वोट है उसको वो 60-70 हज़ार तक ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, ये एक सबसे बड़ा टेस्ट होगा इस इलेक्शन में। मैं आता हूँ, वापस भी आता हूँ आपके पास। ये सवाल जो है मैं आगा साहब आपकी तरफ लेके जाऊंगा। NA 127 जीतने के लिए क्या फार्मूला बिलावल साहब इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो थोड़ा सा झलक इन्होंने बताई ज़राए के मुताबिक मैडम शनीला ने, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है? मैं देखें, बात ये कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इस तरह पैसों का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा बोलियाँ खोलने का या नहीं खोलने का। आज एक मुझे मौका मिला है, वो ज़रूर मुझे बात करने दीजिएगा। इसी जगह पे कल या परसों के कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान की बात की थी, तो दिया क्या था। शुक्र है कि आज ये सजात ने बात कर ली है। अंगूरी बाग स्कीम, ग्रीन टाउन स्कीम, 2 मरला और 3 मरला 1976 में और 1974 में, उस ज़माने में 10,000 लोगों को क्वार्टर बना के दिए गए थे। 10,000 फैमिलीज को जी, 10,000 क्वार्टर। ज़माना देख लें, 74 और 76, मुझे ज़रा याद आ गया। ये डायनामिक्स ज़रा थोड़े से क्रिटिकल है। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। शबीर गुजर की बात इन्होंने की है, शबीर गुजर फिर खड़ा है, ठीक है, बिलावल भुट्टो वहाँ पे खड़ा है। 2018 के इलेक्शन में परवेज़ मलिक साहब को यहाँ शिफ्ट किया गया क्योंकि जो उनके एरिया था उसमें कलसूम नवाज साहिबा को एडजस्ट करना था। उन्होंने 89,000 वोट लिए थे सर। और PTI के इजाज चौधरी जुको के उसी हल्के के इशरे के रहने वाले थे, सिर्फ 70,000 वोट ले सके थे और परवेज साहब मार्जिन से जीत गए थे। 2021 में उनकी वाइफ को वहाँ से खड़ा किया गया जो उनकी डेथ के बाद, तो उस पर उनके जो वोट थे 70,000 से, फिर उस शाइस्ता साहिबा ने लिए सिर्फ 86,000 वोट, और जो असलम गिल थे उसने लिए 32,000 वोट। लेकिन जब यहाँ पे फिर इलेक्शन हुआ
और असलम गिल खड़ा हुआ तो असलम गिल ने बोल लिए थे 36,000। और अब शबीर गुज्जर जो कि जिसकी ये बात कर रहा है वो यहाँ पे खड़ा है, तो इसके बहुत डायनामिक्स इतने, मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है बिलावल ये सीट हार जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अब जो ये हुई है डीलिमिटेशन से ये हल्का जो है ये फिरोजपुर रोड क्रॉस करके थोड़ा सा ओवर द ऑपोजिट अब ये पहले 133 था, अब 127 हो गया ये। नहीं, डीलिमिटेशन से सिर्फ हल्के का नंबर नहीं बदला, नंबर बदला, ठीक। उसकी डायमेंशंस भी बदले। ठीक है, ऐसे ही होता है। जो एक पॉकेट था बॉर्डर टाउन की कच्ची बादी का, अब वो भी इसी हल्के में आ गया। ठीक है, ये कच्ची, अच्छा अब आ जाए कच्ची बादियों पे। 2.5 लाख लाहौर में प्लाट दिए थे जुल्फकार अली भुट्टो ने कच्ची बादियों में, चलें, जिनमें से बिहार कॉलोनी, नहीं अब सुन लेना आज, क्योंकि उसमें बात हुई थी कि क्या दिया। अच्छा ना सर सुन ले, बुरी बात नहीं है। 2.5 लाख प्लाट दिए थे जिसमें ये बहार कॉलोनी भी था और ये बॉर्डर की कच्ची बादी भी थी। ठीक हो गया, चलें। और चलें नौशाद साहब, आपको शामिल करते हैं सर। आप लाहौर से हैं, आप रिपोर्टर्स के साथ भी आपकी बैठक वहाँ पे होती है, तो ये बताइएगा कि इस मरतबा बिलावल साहब जिस तरह का खिताब कर रहे हैं, खिताब के ऊपर उनकी जो निश्तर हैं या उनका जो तीर है उसका रुख किसी और की तरफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है। तो जो बयानिया इस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपनाया हुआ है, एक तरफ यकीनन उनके पास कोई प्रॉब्लम्स का सलूशन भी वो दे रहे हैं अपने 10 नुकाती एजेंडे में, दूसरा उनकी जो तकरीर है उसके अंदर वो जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाते हैं चौथी बार और इस तरह की बातें करके। तो इससे कितना फायदा होगा, इससे लाहौरियों के जहन को कितना चेंज कर सकेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब? देखिए, जहाँ तक ये एंटी नून लीग वोटर्स को अट्रैक्ट करने की बात है, वहाँ तक तो ये काम कर सकता है। लेकिन जो लीगी वोटर्स हैं या जो नून लीग से एफिलिएशन या एसोसिएशन रखते हैं या उनको वोट देते आए हैं, वो किसी तौर भी इस तरह के किसी मामले पे मरहूब नहीं होंगे। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी के डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट ने एक सर्वे करवाया है, वो 1000 पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एनए 127 में 1000 बंदों का उन्होंने सॉर्ट लिए हैं, यानी उनके पास प्रूफ मौजूद है और सॉर्ट लिए हैं। तो उसमें तकरीबन को 30% इस वक्त नून लीग की है, पीटीआई 40% है, पीपीपी जो है वो 7% है और 7% जी 3% है। ये जो सर्वे उन्होंने करवाया मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी एक प्रिंटेड शक्ल भी जल्द सामने आ जाएगी। आप चूंकि आज हम 127 की बात कर रहे थे तो मैंने कहा मैं इसको आपको रेफर कर दूं। अच्छा, अब बाकी जितनी बातें हुई अब तक, अब जहां तक सहाफियों से बात करने की, रिपोर्टर से बात करनी, देखिए बिलावल भुट्टो को ये सीट जो है वो बहुत सोच समझ कर दी गई है और नून लीग की इजाजत से दी गई है। नून लीग ने तारड़ साहब को वहां पे खड़ा ही इसलिए किया है कि मुकाबले पे एक नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट जो उम्मीदवार है वो फील्ड किया गया था, ताकि बिलावल भुट्टो अगर ये कोशिश करके ये हल्का जीत सकते हैं तो लाहौर में उनको ओपनिंग मिल जाए। अच्छा, अब हल्के में इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहां पे पीटीआई के 2 उम्मीदवार खड़े हैं और दोनों जो है उसमें वो जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इसके नीचे, अच्छा ये बताएं, एंटी नून लीग वोट जो है वो आप कह रहे हैं कि पीटीआई का भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां पे उन्होंने फील्ड किया हुआ है, तो फिर एंटी नून लीग वोट कैसे पीपल्स पार्टी अपने लिए अट्रैक्ट कर सकती है? तकरीरों से तो शायद ना हो। जी ज्यादा इम्कान ये है कि चूंकि पीटीआई का कैंडिडेट, वहां पर पीटीआई के कैंडिडेट मौजूद है, अगरचे के जो सूबाई सीटें हैं 5, वहां बड़ी एहतियात के साथ बंदे पीपल्स पार्टी ने खड़े किए हैं। उसमें मियां मिसबाह रहमान साहब भी हैं और एक नून के चेयरमैन रहे हैं, कुछ 10-15 दिन पहले उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और उनका भी एक अच्छा वोट बैंक है। इसी तरह से 2-3 जो उम्मीदवार हैं वो अच्छी शोहरत रखते हैं और वो कोशिश करेंगे कि वो अपना वोट जो है ना वो बिलावल के लिए पुल कर सकें। जो डिवीजन है, ये जो एंटी नून लीग की डिवीजन है, उसकी वजह से हो सकता है कि बिलावल के लिए ये जो है ना बहुत टफ हो जाए ये हल्का। बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया आपका। हमारे 2 पैनलिस्ट ने बात की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जानबूझकर डेलिबरेटली अपना जो कैंडिडेट है वो इस तरह का वहां पे फील्ड किया है कि जिसका फायदा अगर बिलावल साहब उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। जनाब यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक। साहब ने बताया ना कि पीटीआई के 2 कैंडिडेट है, मैंने बताया ना वो अभी तक डावाडोल हो रहे हैं, ठीक। और अगर वो हो गए और बैठ गए और ना उस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, चांस है, हक पे बैठ सकते हैं, चांसेस हैं, तो या वो उस तरह अग्रेसिवली ना आके लड़े, डोर टू डोर कैंपेन ना अपनी करें, तो फायदा बिलावल साहब को होगा। एंटी नवाज लीग वोट जो बिलावल साहब को जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक अहम मौजू है
उस पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ रहिए। एक खाली चेयर दूसरा है नरम मिजाज पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। वेलकम बैक जी। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। दौरा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो अभी कुछ दिन पहले कुछ हैपनिंग्स हुई हैं इस पूरे ख़ित्ते के अंदर, और ख़ास तौर पे इस वक्त पूरे ख़ित्ते में जो मामलात चल रहे हैं उस तनाजुर में इस दौरे को देखा जाए तो इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर सी पैक के हवाले से, लेकिन सी पैक का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं उसमें भी इस दौरे को बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप रिज्यूम हो चुके हैं, अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। फिर सी पैक 2.0 के हवाले से बात की जा रही है कि अब इसको अगले मरहले में लेकर जाना है, और इससे अब वो जो डेरिवेटिव्स या जो हम फ्रूट्स ले सकते हैं वो हम अब लेने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान और चीन मिलकर। और इस हवाले से उनकी मुलाकातें भी अहम होंगी। सेक्रेटरी ख़ारजा से उनकी मुलाकात भी हुई है। एक सी पैक लाइब्रेरी जो है उसका इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं अब तक जो कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें शोकेस किया गया है। और ये जो दौरा है इसकी टाइमिंग के हवाले से अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे सवाल कर लेंगे। शीला साहिबा, यकीनन नायब वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा है, फिर उसका जो उनका खिताब, इस हवाले से उनका ये कहना कि चीन की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान को बहुत अहमियत हासिल है, कलीदी अहमियत हासिल है, और उसकी जो ख़ास तौर पर टाइमिंग है इस वक्त, इसकी अहमियत किस तरह से देखती हैं आप? यासिर, एक तो जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इकोनॉमी स्टेबल है या हम डिफ़ॉल्ट से बचे हुए, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार चाइना का भी है। चाइना ने हमारे उस वक्त जब IMF ने हमारे पे कंडीशन लगाई हुई थी और बहुत से ममालिक हमें कर्जा नहीं दे रहे थे कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएंगे हम आपको नहीं देंगे, चाइना ने हमें कर्जा भी दिया। चाइना के बैंक जो थे, जब हमने उनका कर्जा वापस किया तो उन्होंने हमें कर्जा वही वापस भी किया। चाइना ने हमारा जो कर्जा था उसको रोल ओवर भी किया। तो चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ जो है वो दिया हुआ है। फिर जो सी पैक था, इसके बारे में हमेशा हम कहते थे ये गेम चेंजर था। अगर सी पैक के ऊपर काम होता रहता तो मुल्क के अंदर बहुत सी आपको एक्टिविटीज माशी तौर पे नजर आती और बहुत सी चीजें जो थी हमारी बेहतर हो चुकी होती। जो सनती जोन बनने थे, जो ग्वादर के ऊपर काम हो रहा था, जो आपकी मोटरवेज सारे मुल्क के अंदर फैल जाना था काम, वो रुक गया जब सी पैक अथॉरिटी बना दी गई। काम स्लो हो गया। चाइना में कुछ जो PTI की हुकूमत थी उसके साथ नाराजगी शो की, फिर PTI की हुकूमत के जो बयान थे तो उसके से मामला जो थे बड़े वो खराब हुए थे। लेकिन PDM की हुकूमत आई, तमाम चीज़ें दोबारा से रिवाइवल हुआ। जो निगरान सेटअप है वो भी उसी तरह से चाइना को रिगार्ड करता है जैसे कि PDM की हुकूमत ने किया। पॉलिसी का तसलसल चला, तो ये सारे जो मामला है वो चल रहे हैं। लेकिन अभी जो ईरान के साथ पाकिस्तान का मसला हुआ है, उसके बाद फिर चाइना का आना और आके पाकिस्तान को सपोर्ट का पूरा इरादा अपना जो किया है, उससे ये पता चलता है कि खित्ते के अंदर जो हमारे हमसाये ने हमारे ऊपर जारियत की है, चाइना उसमें हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंटली बहुत अहम है उनके दौरे का, यहाँ पे आके पाकिस्तान के लिए अपना इजहार करना दोस्ती जी। का। डॉक्टर साहब, इस पे जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और चीन अपने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं, अहम मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। ये कितना इम्पॉर्टेंट है? जो सन वीडोंग जो पहले यहाँ पे सफ़ीर भी रह के चुके हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की डायनामिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो जो नायब वज़ीर ख़ारजा बने हैं, अब पाकिस्तान उनकी इस पोजीशन से अपने पैगाम को, अपनी उस रिलेशनशिप को नई बुलंदियों तक कैसे पहुंचा सकता है?
अच्छा, ये आपने अच्छा याद दिलाया कि वो यहाँ सफ़ीर भी रह चुके हैं और उनके वालिद भी सफ़ीर थे जी। वो भी यहाँ रह चुके हैं, तो उनका दूसरी नस्ल का ताल्लुक़ है यहाँ पाकिस्तान के साथ। तो एक तो उसका यानी सिग्निफिकेंस ये है। कश्मीर पर उनके मामलात हैं, लेकिन ईरान के अंदर से एक ऐसी ताकत उठी जो नॉर्मली हुकूमत के कंट्रोल में नहीं थी। मेरा इशारा गार्ड्स की तरफ है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ। वो ये काम कर गई, उससे ये ख़तरा पैदा हो गया कि कोई ऐसे एलिमेंट्स, मैं उसी स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, उससे ये ख़तरा पैदा हो गया कुछ ऐसी एलिमेंट्स एक्टिव हो चुके हैं जो ख़ित्ते के मफादात के ख़िलाफ़ किसी साजिश को कामयाब कराना चाहते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के कुछ रूट्स उधर चले गए हैं और वो और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बिरादर इस्लामी मुल्क का विजिट भी किया। बिल्कुल ईरान ही किया ना, और उससे पहले कौन था, कौन पकड़ा गया आपको, वो जो कुलभूषण यादव। तो ये इंडिया के फुटप्रिंट्स वहाँ मौजूद थे। तो खदशा ये महसूस किया गया कि ये उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है। तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हमें खुशी है कि ईरान ने भी बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस सारे प्रॉब्लम में पाकिस्तान और ईरान तो तशवीश में मुब्तला थे ही, चीन फितरी तौर पे बहुत उसमें मुब्तला था, और लिहाजा सबसे पहले जो सामने आया मुल्क चीन सामने आया। तो कहते हैं सामने भी आया, लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी ट्रैक 2 कहते हैं। जी बिल्कुल जी। तो उसने मामलात को ठंडा करने में बुनियादी किरदार अदा किया, और अब उसके फ़ौरन बाद उनका यहाँ आना और ये स्टेटमेंट देना, अब ये खित्ते के सारी ताकतों के लिए एक पैगाम है कि भाई जरा होश के नाखुन लेना, हम साथ खड़े हैं, कोई हिमाकत ना करना। ये हम सब एक है और हमारा मफाद भी एक है, और इस खित्ते के करोड़ों लोगों का मफाद भी एक है, बल्कि अरबों लोगों का। जी बिल्कुल सही बात की। मैं आगा साहब आपको, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट भी है, आप इस चीज़ को बड़े गौर से देखते भी हैं, जो तस्वीराती चेंजेस हो रही हैं खित्ते के अंदर और जो करने की कोशिश भी की जा रही है, चीन का पाकिस्तान के साथ ऐसे वक्त में खड़े होना, सी पैक यकीनन इसकी एक कड़ी है, लेकिन सी पैक से हटकर भी तमाम डायमेंशंस में गैर मशरूत तौर पे पाकिस्तान की हिमायत करना, ये कितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को? जी देखिए जी, बहुत ज़्यादा करता है। पाकिस्तान के साथ हमेशा चीन खड़ा रहा है। आपने जब इस खित्ते की बात की है, देखिए जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो मुंह आके खुलता है ना, वो बिल्कुल ग्वादर के ऊपर आके खुलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को इंश्योर करने के लिए अपना चाइना ने 400 बिलियन US डॉलर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ईरान के साथ। जी ऐसे ही। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी सी भी अगर इस पूरे एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट अगर खड़ा हो जाए, तो आप उसके स्टेक्स देखें कि चाइना के कितने हाई स्टेक्स हैं। जो कुछ हुआ है, और उसमें मुझे कोई शक नहीं कहने में कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान को सीरिया या जो अपना इराक समझने की कोशिश की थी, वो उनको पता चल गया है। और दूसरी बात यह कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है, ये उसी लम्हे स्टार्ट हो गई होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन हो गई होगी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट अपना चाइना की अपने स्टेट ऑफ हॉर्मस में 4 बिलियन US डॉलर की कमिटमेंट और काम भी शुरू हो गया है। अब मुझे बताएं कि दो ममालिक जिनके पूरा का पूरा जो रास्ते यहाँ से जाते हैं, उनके दरमियान अगर इस किस्म का वाकया हो जाता है, तो सबसे ज्यादा कंसर्न किसको शो करना चाहिए? ईरान। अच्छा, एक बड़ी आपको बताऊं, वैसे इनका जो वजीर साहब का जो विजिट है, सफीर साहब का, ये बहुत पहले ही तय हुआ है। ये तो हो सकता है कि इसको खराब करने के लिए अपना उधर से अटैक हुआ पाकिस्तान पे, ये भी इसको आप इस तरह लें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वही सफीर साहब हैं जिसके ज़माने में PTI ने सी पैक को रोक दिया था। ये वही साहब हैं जिसके ज़माने में PTI के तमाम फेडरल मिनिस्टर सी पैक के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते थे। आपको याद है सारी बातें? इन साहब ने सी पैक को बेल आउट किया हुआ है, वरना एक ज़माना आ गया था कि चाइना में लोग बैठे हुए कहते थे कि हम किस अजाब में फंस गए हैं, एक मुल्क की हम मदद कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, और रोज हमें एक करप्शन चार्जेस जो है वो हमारे किसी ना किसी के फेडरल मिनिस्टर का हमारे अखबार में आ जाता है। तो ये इनका जो दौरा है, आप क्योंकि ही इज ए विजनरी पर्सन फॉर द एंटायर सी पैक, जैसे कि इन्होंने बताया, वालिद भी इसी रीजन में रह चुके हैं। आखिर में बात कहूंगा, आज जो डेवलपमेंट हुई है, देखिए सी पैक की ऑपरेशन के लिए आपको इस पूरे रीजन में पीस चाहिए,
और टीटीपी जो पाकिस्तान में कर रही है, और हम रो रहे थे कि अफगानिस्तान को कह रहे थे कि टीटीपी आपकी, आज तो विजुअल सबूत भी आ आज गए। विजुअल्स आने के बाद, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस विजुअल्स में जो इंटरम गवर्नमेंट है तालिबान की, उसके बहुत बहुत अहम लोग उस जगह पे बैठे हुए हैं, जिस जगह अपना मदरसे के बीच फिर में। मुनाफिकत का क्या करें, इस मुनाफिकत का क्या करें हम, जो हो रही है वो कह रहे हैं नहीं जी हम तो है ही कोई इसके नहीं बाद मामला। इसके बाद तो कोई चीज रह ही नहीं जाती ठीक है। ये तो, और आज इसका आना ये बात की गमाजी करता है कि अब किसी के पास कोई फेस नहीं रह गया ये कहने को कि हम टीटीपी की मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। सजाद साहब, सर आपको इस पे शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा CPEC 2.0 नायब वजीर खारजा के विजिट के बाद आप क्या देखते हैं कि कितना इस प्रोसेस में तेजी आ जाएगी, क्योंकि नायब वजीर खारजा यकीनन एक बहुत अहम पोजीशन पे बैठे हैं और वो पाकिस्तान को बड़े करीब से और CPEC को बड़े, जिस तरह के आगा साहब ने बताया कि जो स्ट्रक्चरल उस वक्त जो इस वक्त स्ट्रक्चर किया गया CPEC को, ही वाज अमंग दैट टीम जिन्होंने स्ट्रक्चर किया, बाद में फिर इनकी ट्रांसफर हो गई और उसके बाद फिर ये एलिवेट होकर नायब वजीर खारजा हो गए। तो आप क्या देखते हैं कि CPEC के लिए कितना बेनिफिट है उनका पाकिस्तान में आना? सनवी डोंग एक्सपर्ट हैं जनूबी एशिया के हवाले से भी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और मिडिल ईस्ट के हवाले से भी चाइना के इंटरेस्ट को देखते रहे। और आज ये जो कल जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है, जिसको वो को चेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, उसका मौजू भी यही है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन जो है उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि जो कर्टेल चाइना पॉलिसी थी वेस्ट की और अमेरिका की, उसको अनडू करने के लिए जिस तरह से चाइना ने एंगेज किया ईरान को, पाकिस्तान को और दूसरे मुल्कों को, तो पाकिस्तान बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ये जो मिडिल ईस्ट में चाइना के रिलेशंस हैं, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके हवाले से, और CPEC जो है वो एक रीढ़ की हड्डी इसमें रखता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बदमज़गी हुई थी ईरान के साथ, उसके बाद उनका पाकिस्तान में आना, और यहाँ पे जैसे दूसरे लोगों ने कहा उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, और इसमें मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान को इस मौके पे उनका यहाँ पे मौजूद होना एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है पाकिस्तान की, एक बड़ा मैसेज गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पे एक हुस्न ज़न पाया जाता है, जैसे आगा साहब ने ये अफ़गानिस्तान की बात की, हम बहुत अरसा ये समझते रहे थे कि अफ़गान गवर्नमेंट का तालिबान TTP से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आज साबित हो गया। इसी तरह कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो जो हमारे इस बॉर्डर पे अभी बदमज़गी हुई है उसमें शायद हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं थी, हालांकि उनके वज़ीर ख़ारजा ने बयान दे दिया था कि जनाब ये हमने ये ऐसे किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से दूसरे मुल्कों की तरह बहुत फर्म होना चाहिए। कौन सी और हुकूमत ऑन बोर्ड पाकिस्तान नहीं ने थी, क्या सही कह रहे हैं आप? रिस्पॉन्स किया। फारूक आदिल साहब ने कहा कि शायद गार्ड्स ने खुद अपने तौर पे कार्रवाई कर दी और गवर्नमेंट अच्छा, उनकी अच्छा, ऑन ठीक बोर्ड है। नहीं थी, तो हालांकि उनके वजीर खारजा ने बयान दिया था, वो मैं वजाहत कर रहा था उसके ऊपर। ठीक। तो मैं यही कह रहा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है और इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, जो कल ये जो इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में। जी नौशाद साहब, सर फरमाइएगा कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। कल हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है 2.5% के हिसाब से है, जो कि अगर हमने दुनिया में तरक्की करनी है, मजीद अपने फॉरेन चेन रिजर्व्स को बढ़ाना है, अपनी GDP साइज को इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट्स को जनरेट करना है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि जो 9 इंडस्ट्रियल जोन्स थे, नायब वजीर खारजा के दौरा पाकिस्तान के हवाले से उनमें किस हद तक काम होने और तेज होने की हमें उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, ये जो हमारे पैनलिस्ट ने सारी बात की है, ये उससे बड़ी क्लैरिटी आती है कि जो फेज 1 था, जो बहुत पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, वो उसके अंदर बहुत देर हुई, और फिर पीडीएम गवर्नमेंट ने आकर उसको जिसे कह लें कि रिवाइव किया और फिर उसको स्पीड अप किया। बहुत से काम दोबारा से होने लगे, और अब जो ये इसका सेकंड वर्जन है उसमें देखिए सनत जो मेजर जो 3 एरियाज हैं, वो सनत, सियाहत और ज़राअत है। इसको आप यूं समझिए कि आप जब घर बनाते हैं तो आपका एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उसकी तज़ीनो आराइश जो है वो उसके बाद की जाती है, और फिर उसमें रहने वाला उसका रहकर फायदा उठा सकता है। तो जो ग्रे स्ट्रक्चर था CPEC का, वो खड़ा हो चुका है।
अब ये जो 9 जोन्स बनाकर उसके अंदर वो काम शुरू किया जाना है, और पोर्ट, ये जो पोर्ट ग्वादर की बात की जा रही है, इसको नई टेक्नोलॉजी के तहत मजीद, यानी जो पहले तय हुआ था उससे भी ज्यादा मजीद इसको जिद्दत के साथ ये जो एक जिसे कहते हैं ना एग्जाम्पलरी ट्रेडिंग पोर्ट बनने जा रही है ग्वादर। सो होगा ये कि ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट पहले की गई थी उसका आपको फ्रूट मिलना शुरू होगा जब ये 2.0 कंप्लीट होगा, और जितनी जल्दी हम 2.0 कंप्लीट कर लेंगे उतनी जल्दी हम खास तौर पर ये जो हमारा सनती जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मामला है इसको कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि इसके जरिए हमें बहुत सा रॉ मटेरियल और बहुत सी टेक्नोलॉजी शिफ्ट होने से पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि आपकी जो ये आप कह रहे हैं बड़ी सनतों के मामलात हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ आएगी उससे अल्टीमेटली आपकी मईशत को सपोर्ट मिलेगी। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, जहां तक ईरान की बात है या किसी दूसरे मुल्क की बात, आप देखिए चीन का किरदार तो इस हद तक बढ़ चुका है कि जो दिहाइयों से ईरान और सऊदी अरब के अंदर जो मसाइल चल रहे थे उन्होंने उसकी सालसी करके भी मामलात को कंट्रोल किया। तो ये जो ईरान ने एक गलती की थी उसको फौरी तौर पर बैकडोर के जरिए भी और ओपनली भी चीन ने उसके लिए उसको समझाया भी है, बताया भी है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि देखिए चीन के यहाँ स्टेक्स बहुत हाई हैं इस खित्ते में। इस खित्ते का अमन जो है सबसे ज्यादा हमें और चीन को चाहिए, और जो एंटी जो ताकतें हैं वो हमेशा से कोशिश करती हैं। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, मैं आपको बताऊं कि तहकीकाती एजेंसियों के पास, इदारों के पास ऐसी कई वीडियोज है, जैसी वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले हम उसको बाहर नहीं आने दे रहे थे या हम उसके ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं ले रहे थे। अब जब ये वीडियोज बाहर आना शुरू हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब दुनिया को ये बताना चाहता है कि जी हम जो बात करते हैं वो गलत नहीं है, और अगर आप काम नहीं मानेंगे और ये किरण डेवलपमेंट दुनिया भी देख रही है और चीन भी इसको बड़े गौर से देख रहा होगा। मैं आगर साहब इसमें आपको शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा इंडियन मीडिया में बड़ा शोर है जी नायब वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से, उनको इतनी तिलमिलाट क्यों है? सर इसलिए उनको है कि उनके मुताबिक तो अपना इन्होंने तो जो अपना एक प्लान था अमेरिका का, इन्होंने तो सी पैक पीटीआई के ज़माने में बंद करवा दिया था। आपको याद होगा कि वो जो इन्होंने सी पैक बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन या आप क्या लगे अपना अथॉरिटी, उसका आदमी एक ऐसे आदमी को लगा दिया गया था जिसके बारे में कुछ दिन पहले खबर छपी थी कि उसके खानदान के तमाम एसेट्स और तमाम इंटरेस्ट अमेरिका में है। आप उस आदमी को आप ऑब्वियसली उन्होंने उसके बाद वो अथॉरिटी को चलने नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो चल सकती नहीं थी। आप स्टीयर्स नहीं करवा सकते थे एक ऐसे आदमी के जिसके इंटरेस्ट वहां पे हो। तो ये तो सब कुछ हुआ, ये तो अल्लाह का करम है, सी पैक इस तमाम साजिशों से निकल कर बाहर आ गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह, और ये क्रेडिट आपको पता है सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को जाता है और आसिफ अली जरदारी को जाता है। ठीक है, ये पोर्ट मुशर्रफ देने लगा, सिंगापुर की कंपनी को दे दी, बल्कि पैसों का मामला उन्होंने कहा आपको पैसे भी और कम देंगे। इतनी देर में अपना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आ गई। आप ये समझे उनका किया, उसके बाद नवाज शरीफ ने उसको एग्जीक्यूट किया पूरा करवाया। और ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क के साथ अगर उनके तल्लक हो ना तो वो मुल्क के बारे में देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जी ये जरदारी ने किया था तो मैं इसको छोड़ दूं, या मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं छोड़ दूं, या जरदारी साहब कहते हैं मैं इसको अप्रिशिएट क्यों करूं। तो मैं आखिर में ये कहूंगा कि इंडिया को तो आग लगी हुई है क्योंकि अब वो रियलिटी बन गया है। और आखिरी बात आपको खबर देने लगा हूं कि पहली जो अपना वहां से ट्रांसफर हो रही है ना इंडस्ट्री सिंह से, वो आपके फैसलाबाद में लग रही है। वेरी गुड जी। जो सी पैक एक तो चाइना से आया, आपका मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब से भी सी पैक आएगा, लेकिन वो वेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का कि जिस वक्त वो पावर के अंदर आएंगे तो आपको वहां से भी इस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट ये कर दीजिएगा कि जिस तरह से हमने जौहरी प्रोग्राम को देखा कि उस वक्त की चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो या उसके बाद आने वाली डेमोक्रेटिक हुकूमतें हों, तमाम ने जौहरी प्रोग्राम को साथ लेकर चले, तो कितना ज़रूरी है कि किसी की भी हुकूमत बनती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की बने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की या पीटीआई की, सी पैक को स्लो डाउन ना होने दिया जाए, क्योंकि ये कौमी प्रोजेक्ट है, किसी फ़र्द वाहिद का नहीं। तो ये तो आप ऐसी बात कह रहे हैं यासिर जिससे इख्तिलाफ किया ही नहीं जा सकता ना? तो हुआ ना 2018 के बाद हमने देखा कि सी पैक प्रोग्राम बंद कर दिए गए, सी पैक स्लो डाउन हो गया जी, यही हुआ ना। और उसकी बुनियादी वजह अभी आपको आगा साहब ने बता दी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि पाकिस्तान की तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आपके एटम बम के धमाके तक एक दूसरे के जान के दुश्मन इक़्तिदार में रहे हैं।
लेकिन आपकी पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मार्शल लाया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पीपल्स पार्टी आई तो भी कोई नहीं, मुस्लिम लीग आई तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हम एक ही सिमत में गामजन रहे। ये होता है कौमों के विजन और कौमों के अज़्म का इजहार। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। जो कौमी मफादात से हम आहंग नहीं थे, इस वजह से उन्होंने आते ही कुल्हाड़ी चला रही उन प्रोग्रामों पर जो कौमी मफादात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। मैंने जब फाइनेंशियल टाइम में इंटरव्यू पढ़ा एक साहब का जो उन्होंने दिया सीपैक को के हवाले से, और फिर उसके बाद एक और वजीर मौसूफ साहब ने इल्जामात लगाए, तो आप यकीन करें मेरी चाइनीज से इंटरेक्शन हुई, वो खुद बड़ी परेशान थे इस हवाले से। ये क्या बात है? वो अब भी एक सेकंड, वो अब भी प्रोग्राम रज़ाक दाऊद मुराद और से यहाँ जो इस वक्त आपके यहाँ शशुपंज दिखाई देता है और चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, तो अभी भी वो एक खतरा महसूस करते हैं कि अगर कभी इस खित्ते के मफादात के दुश्मन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में गालिब आ गए तो बहुत सारे मसाइल पैदा मैं बता दूं रज़ाक दाऊद साहब क्यों कहते थे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट थे, उनका फर्नेस ऑयल से चलने वाले जो पावर प्लांट्स थे ना, इंटरेस्ट नहीं थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था ना वो था, क्योंकि उनके फर्नेस ऑयल से चलने वाले जो महंगे पावर प्लांट्स थे ना, 50% वहां से बिजली लेनी शुरू कर दी गई थी पीटीआई के दौर में, जबकि वहां से सिर्फ 20% लेनी थी। अगर सीपैक के तहत जो कोयले से आपके पावर प्लांट्स चलने थे उनको चलाने दिया जाता, जिनके रिवॉल्विंग अकाउंट्स मुतबादल जराए जैसे कि रिवॉल्विंग अकाउंट्स ना खोल के पीटीआई ने उनको बंद किया था, तो उसका फायदा रज़ाक दाऊद को हुआ था, जिसकी वजह से वो ऐसे बयान दे रहे थे सीपैक के बारे में कि जी हम सोचेंगे, हम इनका ऑडिट करवाएंगे, हम मुआहिदों के बारे में बात करेंगे। इस वजह से ये सारा जल्दी ये कमाल नहीं था कि सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे सारे के सारे एलिस वेल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ के डिस्कस कर रही थी, और पाकिस्तान क्या अब मेरे ख्याल में वो दौर नहीं आना चाहिए। आगा साहब मुझे क्लोज करना है, अब वो दौर नहीं आना चाहिए। हम एज अ नेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें सीपैक चाहिए, हमें बीआरआई चाहिए, हमें चीन चाहिए, चीन की दोस्ती चाहिए, और ये स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद जो भी हुकूमत आए उसे मज़ीद इंक्रीज़ करना है, मज़ीद तक़वियत देनी है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।